बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को खतरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को खतरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके जाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निजाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर। सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से, बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था। वहां पूरा निजाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, कभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को। और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशियरी है, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है। सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का जोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है। ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना वाला, और उसमें वहाँ बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब के वकला ने की। एतजाज अहसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई और लतीफ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मुयस्सर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ खोसा साहब को, और ये खबर जुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक है। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियां भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी है, दबंग आदमी है लतीफ खोसा साहब। लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का, या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज आपने तबाह बर्बाद कर दी। तो अब आपने और क्या निकालना है? अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दांव पे लगा दी है, मगर कोई फायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फैसले कर रहे हैं। वहां कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए हैं, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में आप क्या गुल खिला रहे हैं वो भी नहीं पता कौम को। फिर लीबिया में जो दौरे आपने किए हैं, वहां पे जाके खलीफा अफ्तार को आप मिलकर आप क्या करके आए हैं, किस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, ये कायदे आज़म ने कहा था
इधर जनाब आर्मी चीफ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौम को पता ही कुछ नहीं होता, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठे हुए। तो अचकजई साहब ने कहा बंद कर दें फिर इसको, पार्लियामान को, शहबाज शरीफ को सारी जिंदगी के लिए वजीर आजम बना दें, हम में से कोई मर जाए तो उसकी जगह पे इलेक्शन करवा दें, बस इस तरह कर लें फिर आप। क्योंकि पार्लियामेंट का तो फायदा ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट में बात ही कोई नहीं हो रही, डिस्कशन ही कोई नहीं हो रही। और जो लोग डिस्कशन करते हैं या करना चाहते हैं, देखे ना, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो जो हुकूमत अवाम की नहीं है वो अवामी फैसले कैसे कर सकती है, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे बना सकती है? जब अवाम इसके बारे में राय देती है तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वजीर कानून ने और वजीर दाखिला बराए मुमलिकत ने, इन तीनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आप हमसाया मुमालिक के बारे में या दीगर मुमालिक के बारे में आप बातचीत ना करें, आइन इसकी इजाजत नहीं देता, फिर आप पे फौजदारी मुकदमात हो जाएंगे। देखें, ये बात मैंने एक दिन पहले कही थी कि कुछ लोग फिरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और एक जंग जैसी कैफियत पैदा कर रहे हैं और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जाली हुकूमत ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए जिसके बारे में पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी इसके ऊपर बात तो करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर टका के तनकीद हो रही है। अमेरिका में कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या फौजदारी मुकदमात किए हैं। वो जंग लड़ रहा है, उन्होंने क्या किया? वहां पे कुछ भी नहीं किया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन तो लोगों को बात करने की इजाजत देता है। लोग ये क्यों ना कहें कि आपने 168 बच्चियों की शहादत के ऊपर अमेरिका की मजम्मत ही नहीं की। अमेरिका के अंदर अमेरिका की मजम्मत हो रही है, लेकिन हमारा अर्दली वजीर आजम जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा, वो अमेरिका का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। हुकूमत शर्मिंदा है, हुकूमत की वहां पॉलिसी कोई नहीं है। हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। कुछ अकाउंट जो है वो नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं जो जानबूझकर एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं और खित्ते की जो लड़ाई है उसको पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ड्रैग करके ला रहे हैं। ये डाइवर्जन लगाने के चक्रों में रहते हैं। पेट्रोल आलमी मंडियों में सस्ता हो गया, तुम भी सस्ता कर दो भाई। और ये सस्ता रहना कोई नहीं है, ये फिर महंगा हो जाएगा दोबारा। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो, ये कंट्रोल होनी चाहिए सिचुएशन, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो यही पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाए जरा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। इमरान खान साहब का केस जो है वो अभी चलेगा, एक परसों के लिए लगा हुआ है, कल के लिए लगा हुआ है। इमरान खान साहब को मुमकिन है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन किन शराइत और पाबंदियों के साथ किया जाता है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी तहरीक चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद से कहकर गए थे टेढ़ी उंगली से हम घी निकालेंगे और इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे। लगभग 20-22 दिन उस बात को भी गुजर गए हैं, तो अभी तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई। मुझे ये पता है कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप के साथी जंग से निकलने का मशवरा देना शुरू हो गए और लगातार उसको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि इस जंग से निकल जाओ, कोई हल निकालो इस जंग का, इसके अंदर हम फंस गए हैं। और बहुत सारे अमेरिकन भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं दुनिया भर में वो ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग के हल तलाश करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग से निकलने का कोई मंसूबा बनाए और इसमें से निकल जाएं आप। ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनको ज्यादा देर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये जो आपने फौजी ऑपरेशन किया है, इसको कामयाब मिशन के तौर पर पेश करें, रोला डालें कि हम कामयाब हो गए और निकल जाएं वहां से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके साथियों ने इस तरह के मशवरे दिए हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं ये एक स्कॉट रिटर, ये नादरीन अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों के साबिक इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने ये बात की है कि अमेरिका चाहता है कि वो अब इस जंग से निकल जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये जंग हार गया है और ईरान ये जंग जीत गया है। देखिए सादी सी बात है ना, अमेरिका ने सारी बेसिस खाली कर दी है। इस वक्त कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, इन मुल्कों में अमेरिकन फौजी जो है वो वहां से निकाल दिए गए, उनका इनखला हो गया। अमेरिकी शहरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां से निकलकर दूर चले गए हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े और अपना सामान उठाकर यहां से ले गया है। जो उनके दिफाई निजाम यहाँ पे लगे हुए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, उनमें बेशतर जो है वो नकारा हो गए या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अभी कोरिया से अमेरिका ने, जनूबी कोरिया में अमेरिका का सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम भी अमेरिका ने इस खित्ते में मंगवा लिया कि यहाँ पे लाकर लगाया जाए ताकि यहाँ के डिफेंस को दोबारा तगड़ा किया जाए। अमेरिकन और इसराइली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका दिफाई निज़ाम है, फिजाई दिफाई निज़ाम जो ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक सकता है, उसको दोबारा से इंटैक्ट किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब फंक्शनल नहीं रहा।
ईरान ने ना लड़ाई के पहले 10 दिनों में जो अचीव किया वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस खित्ते में लगाया गया एक फिजाई दिफाई निजाम का जाल था उसको तोड़ा है और उसमें ऐसी जगह बना ली है जहां से अब वो अटैक कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी अब इंफॉर्मेशन है और ये चाइना और रशिया की मदद से उसको हासिल हुई है। सैटेलाइट के जरिए से, इंफॉर्मेशन के जरिए से, इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान वो कुछ जानता है जो उसके लिए जरूरी है और उसने बहुत सारी ऐसी कमजोरियां भांप ली हैं अमेरिका की और इसराइल की जिनका वो फायदा उठा सकता है 10 दिन में। इन्होंने बहुत सारे ड्रोन ऐसे भेजे हैं जिनको डिकॉयज आप कह सकते हैं, यानी ये डमी है, ऐसे भेजे हैं मिसाइल ड्रोन जिनको अटैक किया गया इंटरसेप्टर्स की जानिब से और इनके ऊपर अरबों रुपया लगा दिया गया और कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि ईरान ने अपने बेहतरीन हथियार बचाकर रखे और अब जब वो मिसाइल मारता है तो बहुत बड़ी तबाही होती है। अब तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान मिसाइल मारता है और जो बंकर्स हैं इसराइल के उनके नीचे भी नुकसान होता है। कुछ इंडियन सहाफी कह रहे हैं कि बंकर्स के अंदर लाशें भी पड़ी हुई हैं इसराइलियों की जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अब ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। अमेरिका में तजियाकार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से हार गया है, इसके अड्डे तबाह हो गए हैं, उसके अपने लोग इस खित्ते से निकल रहे हैं, बहरी जहाजों को पीछे ले जाना पड़ा है। ये हार नहीं है तो और क्या है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करने का मंसूबा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाए, खास तौर पे जो तवानाई का है। तो अगर ये करेंगे तो ये तो फिर खलीजी ममालिक पे भी यही करेगा ईरान। देखिए, अगर आप ईरान से उसके तेल के कुएं जला देंगे, उसकी रिफाइनरीज जो है उनको तबाह बर्बाद कर देंगे और ये सब अगर आप ईरान में करेंगे तो ईरान उसका बदला कहीं तो लेगा कि अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो किसी का भी कुछ नहीं बचेगा। तो इससे फिर दुनिया कई सालों तक बाहर नहीं आ सकेगी, बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है। अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है कि इसराइल और अमेरिका खेलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी हैं, ईरान उनको सीरियस ले नहीं रहा, वो वापस जवाब देता है उनको। जबकि नेतन्याहू गायब है, आज तीसरा दिन शुरू हो गया नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है, बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रेवल करने वाले थे और इनका ट्रेवल भी मनसूख हो गया। तो अभी तक नेतन्याहू के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस या खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया है, जख्मी है, छुपा हुआ है या किसी और मुश्किल में है। लेकिन ये जरूर सबको पता है कि नेतन्याहू 3 दिन से मंजर से थोड़ा हटा हुआ है। मंजर पे वापस कब आएगा इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ईरानी इकदाम मैं आपको थोड़े से बता देता हूं जो उन्होंने गुज़िश्ता 24-48 घंटों में किए। एक तो ईरान ना बहुत बड़े रकबे से मिसाइल दागता है। ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, यूरोप के कई ममालिक मिला दें तो इतना बड़ा ईरान बनता है। अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए हुए, वो कहीं से अटैक करता है, वहां से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के जरिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहां पहुंचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। बल्कि जिन जहाजों की बात डोनाल्ड ट्रंप रोजाना करते थे कि वो जहाज आ रहे हैं, वो जहाज वापस चले गए पीछे कि तबाही ना हो जाए। और आबनाए हुर्मुज़ जिसको खुलवाना था वो खुलवा ही नहीं पा रहे। ईरान कहता है आकर दिखाओ। वो जो वहां पे आता है उनका जो अमेरिकन रिलेटेड कोई चीज आती है उसको वो आग लगा देते हैं, उस पर मिसाइल मारते हैं, ड्रोन मारते हैं। तो ईरान ने जो है वो जो चैलेंज किया कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ, वो खुलवा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खलीजी ममालिक के लिए। और खलीजी ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जनाब इसको खुलवाएं, आपने लड़ाई की है तो ये बंद हो गई है। तो ये बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी की बात है अमेरिका की, ये वो अब तक इसको नहीं खुलवा पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकियां लगाता है लेकिन खुलवा नहीं पा रहा। माजी में ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइलों को जो आग का दरिया उबूर करके जाना पड़ता था इसराइल तक, अब सूरत हाल वैसी नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफी ज्यादा उन्होंने डैमेज किया है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर पाए लेकिन काफी डैमेज किया है फिजाई दिफाई निजाम को जो मशरिक वस्ता में लगाया गया था अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पास भी था। तो अब जो है वो ईरान के लिए मुश्किलात उतनी नहीं है। अब वो अपने महंगे और वजनी हथियार इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तादाद कम है लेकिन ये हथियार ज्यादा लीथल है, ज्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निजाम तो तकरीबन खराब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे।
इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीजें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीजें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नजर से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर जंग में है। जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नजर से, तो उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडिल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक है ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और खुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है, उनका अंदाजा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर, तो अमेरिका इससे फायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फायदा उठाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमजोर पड़ गई, बल्कि खत्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद वीडियो ऐसी यही कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरान कुन है, और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से भी उनको बचना है। ईरान कहता है जी हम तो सिर्फ वहां मारते हैं जहां से हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। वो अमरीकी असासों को निशाना बनाते हैं अरब ममालिक में और इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम अरब भाइयों को कुछ भी नहीं कहते, वो बार बार भाई कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस दबाव को जो लगातार अरब मुल्कों के ऊपर आ रहा है उसको टैकल भी करना है। तो दबाव को टैकल करने के लिए रोजाना एक आधा अरब मुल्क एक वार्निंग जारी कर देता है। पहले सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की थी, अब कतर ने वार्निंग जारी कर दी और उन्होंने कहा जी कतर मुज़ाकरात पर यकीन रखता है मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है। जो अमरीकी एसेट्स हैं इस खित्ते के अंदर या अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है और अमेरिकन को वापस जाना पड़ा। ये एक शिकस्त है, ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है? अमेरिकन खुद इसको मान रहे हैं। एक और चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पे जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा, और बड़ी खुशी खुशी बता रहा था, लोग हंस रहे थे कि ये जहाज काबू करने चाहिए था, हमने 46 जहाज डबो दिए ईरान के। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, पता नहीं दावा ठीक है या नहीं। वो तो पाकिस्तानी तैयारे भी 6 से बढ़ा के 11 तक ले गया था, जो हमने इंडिया के गिराए थे। वो 6 से 11 तक ले जा सकता है, जो पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए तो अपने कहां तक ले जाएगा इसका तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गेम उठाई हुई थी, लोग हंस रहे थे कि 46 हमने उनके जहाज डबो दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहाज क्या इतने खराब थे? उन्होंने कहा नहीं, बड़े अच्छे जहाज थे। तो मैंने कहा कि हमें उन्हें काबू करना चाहिए था, हमारे काम आते, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए था जहाजों को, हमें उन्हें अपने काबू में लेना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, डबोने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा फन है, ज्यादा मजा आता है डबोने में। आप अंदाजा करें, और इसके ऊपर वो हंस रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहा था कि जहाज डबोने में मजा आता है। ऐसे आदमी को शहबाज शरीफ अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है, जो जंग का मजा ले रहा है। उधर बच्चे शहीद हो रहे हैं। और ईरान को इस बात की एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि मुसलमान ममालिक की अक्सरियत ने 168 बच्चियों की, मासूम बच्चियां थी 7 साल से लेकर 12 साल तक, उनकी शहादत पे अमेरिका की मजम्मत नहीं की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।